गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर जो कि 9th लेक्चर था उसमें हमने प्रारंभ किया था जीवाणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने साइज तथा शेप मतलब उसके परिमाप तथा उसकी आकृति के बारे में पढ़ लिया था। अपने 10th लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया कि जीवाणु किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि जीवाणु की सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, तो वो होती है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। देन हम पढ़ेंगे सरफेस अपेंडेजेस, जो कि उसकी सतह पर पाए जाने वाले कौन कौन से अपेंडेजेस है, जैसे इसके एग्जांपल है फ्लैजिला तथा पाइलाई। देन हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो हम एक क्रम में पढ़ेंगे कि बाहर से बैक्टीरिया की सतह की बाहर से अंदर की ओर जैसे हम प्रवेश करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स या कौन कौन सी घटक हमको प्राप्त होते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हम एक अगर जीवाणु कोशिका की बात करें तो आप देख रहे हैं ये इसका एक डायग्राम है। इसमें आप क्लियरली सब चीज़ें देख पा रहे हैं। सबसे आउटर अगर हम देखें तो वो होती है कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जो कि ऑरेंज कलर की आपको बताई गई है। उसके अंदर आपको एक पिंक कलर की सेल वॉल नज़र आ रही है, और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति और सेल मेम्ब्रेन होती है कोशिका झिल्ली, और जिसके अंदर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में के अंदर आप देख रहे हैं प्लाज्मिड है, और साथ ही क्रोमोसोम है, इसके साथ राइबोसोम है, और बहुत सारे इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स में क्या होंगे कि लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, इनके ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। देन फ्लैजिलम आप देख रहे हैं, एक लंबा सा फ्लैजिलम है ब्लू कलर का, जिसको हम कशाबिका कहते हैं। फ्लैजिलम के बाद में फ्लैजिलम के साथ साथ कुछ जीव आपको छोटे छोटे ऊपर उभार नज़र आ रहे हैं कैप्सूल के ऊपर, जो कि पाइलाई हैं या पाइलस हैं। तो ये कुछ मुख्य अंग है किसके, जीवाणु की कोशिका के। इन्हीं को हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आउटर लेयर, जो कि है कैप्सूल और स्लाइम लेयर। दिस इज स्टिकी कोटिंग प्रोड्यूस्ड बाय मैनी बैक्टीरिया। ये जीवाणु द्वारा स्रावित एक चिपचिपी परत होती है, जो कि सबसे आउटर या सबसे बाहर पाई जाती है जीवाणु में। ये सब जीवाणु में नहीं पाई जाती। जिन जीवाणुओं में ये परत पाई जाती है उन्हें संपुटिका युक्त या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिनमें ये नहीं पाई जाती उन्हें असंपुटिका युक्त जीवाणु या एकेप्सुलेटेड जीवाणु बैक्टीरिया कहते हैं। कैप्सूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्लाइम लेयर। अब ये टर्म हम काम में लेते हैं कैप्सूल और स्लाइम लेयर, लेकिन दोनों थोड़े से अलग हैं एक दूसरे से। एक तो कंपोजिशन अलग है कि स्लाइम लेयर पूर्णतया पॉलीसेकेराइड या म्यूसिलेजिनस कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, जबकि कैप्सूल में कुछ मात्रा में नाइट्रोजीनस कंपाउंड भी ये नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड भी पाए जाते हैं। कैप्सूल थोड़ा सा टाइटली अरेंज मतलब थोड़ी चिपका हुआ रहता है, अधिक चिपका हुआ रहता है स्लाइम लेयर के कंपेयर में। स्लाइम लेयर बहुत लूजली अरेंज्ड मतलब बहुत ढीले रूप से अरेंज्ड रहती है। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम लाइसोजाइम ऑफ होस्ट। हम देखते हैं कि जैसे भी हम जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह में लार हम देखते हैं कि लार उत्पन्न होती है। उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम होता है लाइसोजाइम। तो यह जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट डिफेंस सिस्टम, जो हमारा पहला प्रतिरोधक जो सिस्टम है, वो हमारी लार में पाया जाता है। देन स्लाइम लेयर हेल्प्स बैक्टीरिया इन अटैचमेंट टू एनी सबस्ट्रेट। स्लाइम लेयर क्या करती है, जीवाणुओं को किसी सतह पर चिपकाने में सहायता प्रदान करती है, और साथ ही यह इसकी जो सतह होती है जीवाणु की सतह को, क्योंकि चिपचिपी होती है, जीवाणु की सतह को ये ड्राई होने से बचाती है, उसे वो थोड़ा गीला रखती है और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ये बात हुई किसकी, कैप्सूल और स्लाइम लेयर की। कहीं कहीं पे इसके लिए एक ग्लाइकोकैलिक्स करके टर्म भी काम में ले जाता है, तो वो भी इसी से सिमिलर है। देन हम पढ़ेंगे सरफेस अपेंडेजेस की सतह पे पाए जाने वाले उपांग कौन कौन से हैं। तो इसमें दो उपांग है, पहला है फ्लैजिला, दूसरा है पाइलाई। अब इसमें आपको ये होगा कि भाई पाइलाई को आप फिम्ब्रई भी कहते हैं, फिम्ब्रिया। तो यहाँ पे यही है कि पाइलाई मतलब बहुवचन और पाइलस मतलब एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला की जो बात करें हम, तो ये लगभग 15 से 20 नैनोमीटर डायामीटर मतलब व्यास का एक बाल की समान संरचना होती है,
जो कि जिसका अरेंजमेंट हेलिकल रहता है। हेलिकल मतलब कुंडली नुमा रूप से यह नज़र आता है। फ्लैजिला इज़ नॉट स्ट्रेट बट इट इज़ हेलिकल। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। यह फ्लैजिलिन नामक प्रोटीन से मिलके बना होता है, जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है। फ्लैजिला के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे होता है बेसल बॉडी, उसके ऊपर होता है हुक और उसके ऊपर होता है फिलामेंट। बेसल बॉडी होती है वह एक रोड तथा कुछ रिंग्स की बनी होती है, मैं आपको बताऊंगी डायग्राम के द्वारा। और फ्लैजिला का कार्य क्या है? जीवाणु को गति प्रदान करना या उसको मोटिलिटी प्रदान करना। ये देखिए, ये एक फ्लैजिला का वो संरचना है जो कि कहाँ पाई जाती है। फ्लैजिला नॉर्मली इमर्ज होता है सेल मेम्ब्रेन से। नीचे वाले जो आप 2 रिंग देख लीजिए जहाँ पे एस और एम लिखा है, ये रिंग पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के अंदर। और जहाँ पे एल और पी रिंग लिखा हुआ है, ये रिंग पाई जाती है सेल वॉल के अंदर या कोशिका भित्ति के अंदर। और उसके ऊपर जो आपको एक एल शेप या मुड़ी हुई संरचना नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं हुक। और हुक के आगे एक लंबा फिलामेंट पाया जाता है, जिसका कि मैंने आपको बताया था कि डायामीटर या व्यास होता है 15 से 20 नैनोमीटर। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है? बैक्टीरिया स्पीशीज डिफर इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब क्या होता है कि ये फ्लैजिला की जो संख्या होती है और इनकी व्यवस्था या इनका अरेंजमेंट अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। सामान्यतया इसका अरेंजमेंट 4 प्रकार का पाया जाता है। इसमें से पहला है मोनोट्राइकस, दूसरा है एम्फीट्राइकस, तीसरा है लोफोट्राइकस और चौथा है पेरिट्राइकस। मोनोट्राइकस से आप समझ सकते हैं कि इट हैव अ सिंगल फ्लैजिलम, कि इसमें एक ही प्रकार का एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, इसको हम कहते हैं मोनोट्राइकस। देन एम्फीट्राइकस, अ फ्लैजिलम एट ईच एंड। जीवाणु की कोशिका के दोनों सिरों पर यदि एक एक फ्लैजिला पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। देन लोफोट्राइकस, एक फ्लैजिला का जो गुच्छा है वह फ्लैजिला जो जीवाणु की कोशिका के पोल्स पे पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं लोफोट्राइकस। और पेरिट्राइकस मतलब फ्लैजिला इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं चारों तरफ, जीवाणु की कोशिका के चारों तरफ यदि है तो उसे कहते हैं पेरिट्राइकस। आप इसके नाम से पता लगा सकते हैं। जैसे जो डायग्राम ए दे रखा है, ये क्या होगा बेटा? ये होगा मोनोट्राइकस, क्योंकि इसमें एक ही फ्लैजिला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लैजिला जीवाणु की कोशिका के एक ध्रुव पर बहुत सारे जीवाणुओं का गुच्छ है बी में, तो यहाँ आप देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। इसी प्रकार से यदि 2 फ्लैजिला है दोनों ध्रुवों पर तो इसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। और डी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों तरफ फ्लैजिला उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको हम कहेंगे पेरिट्राइकस। तो ये है फ्लैजिला के आधार पर वर्गीकरण किनका? जीवाणुओं का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाइलाई और फिम्ब्री। इसकी पहली बात तो यह है कि इसकी लंबाई फ्लैजिला के कंपेयर में बहुत कम होती है और साथ ही इसका डायामीटर या इसका व्यास भी फ्लैजिला के कंपेयर में बहुत कम होता है। फ्लैजिला को हमने देखा था कि वह लगभग 15 से 20 नैनोमीटर का है, ये लगभग 2 से 10 नैनोमीटर का ही होता है इसका व्यास, और कुछ माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। जो पाइलाई है वो ग्राम नेगेटिव, आगे हम पढ़ेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इनका वो करेक्टरिस्टिक फीचर है। सभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाइलाई पाया जाता है। पाइलाई कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है? पाइलिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और जैसे नाइजीरिया हो गया, प्रोटियस हो गया, शाइजेला हो गया, इकोलाई है, ये सब क्या है? ये पाइलाई कंटेनिंग बैक्टीरिया, इन सब में पाइलाई पाए जाते हैं। पाइलाई का फंक्शन क्या है? जैसे पहला फंक्शन तो यही है कि अटैचमेंट, फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट में, पाइलाई हेल्प करते हैं अटैचमेंट या किसी सरफेस पे चिपकाने में। और इसी के साथ ही जो पाइलाई है उनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब जैसे कोई जीवाणु ने अटैक किया तो वो एंटीजन किसके कारण हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है कि वो कोई एंटीजन आ गया और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है हमारे शरीर में। तो ये जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है वो पाइलाई प्रोवाइड करती है किसी जीवाणु को। इसके अतिरिक्त आगे हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। संयुग्मन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो पाइलाइस का होता है, क्योंकि एफ किसी एक जीवाणु में एफ पाइलाई पाई जाती है और वहाँ से फिर उस पाइलाई के थ्रू ही वहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नली का निर्माण होता है और उसी इसके द्वारा डीएनए एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र होता है। तो ये संयुग्मन में भी पाइलाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कुछ कार्य पाइलाई के।
अब अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, कैप्सूल पढ़ चुके हैं, उसके अंदर उसके अलावा फिम्ब्रेई और पाइलाई, फ्लैजिला और पाइलाई पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसको आकार प्रदान करती है कि ये गोलाकार होगा या फिर रोड शेप्ड होगा या स्पाइरल होगा। अब मेनली किसकी बनी होती है? इट इज़ कम्पोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का से मिलके बना होता है, जिसको हम म्यूकोपॉलीसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकेन बोलेंगे, म्यूकोपेप्टाइड। देन माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया दैट हैव नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा को क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो माइकोप्लाज्मा को कई बार जीवाणुओं के साथ में भी रखा जाता है, बट दे आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। इसमें सभी बैक्टीरिया के लक्षण होते हैं, बस सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, और जो कि इसकी शेप को निर्धारित करता है। फ्रॉम द पेप्टिडोग्लाइकेन इनवर्ड्स ऑल बैक्टीरिया सेल्स आर सिमिलर गोइंग। हम अगर अब विभाजन की बात करें कि सेल वॉल के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक जीवाणु होते हैं ग्राम पॉजिटिव और एक जीवाणु होते हैं ग्राम नेगेटिव। इसी को हम पढ़ेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में मेनली जो अंतर होता है वो होता है कोशिका भित्ति का। और ये क्या अंतर होता है हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने बोला है कि पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलके बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन इज मेड फ्रॉम पॉलीसेकेराइड चेन्स क्रॉस लिंक्ड बाय पेप्टाइड्स कंटेनिंग डी एमिनो एसिड। ये अभी हम डायग्राम द्वारा समझेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली ये किससे बना होता है? ये दो प्रकार के ग्लूकोज के डेरिवेटिव्स, मतलब ग्लूकोज के व्युत्पन्न जो होते हैं, एक का नाम है नाग, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, इट इज़ NAG। दूसरा है NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो इन दोनों से मिलके और साथ में ये तो अरेंज रहते हैं और इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है डी एमिनो एसिड द्वारा, और जिसके द्वारा क्या बनता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NAG, NAM ग्रीन कलर में बता रखा है, NAG पिंक कलर में बता रखा है, और इनके बीच में β14 लिंकेज है, जो कि ग्लूकोज है, एक तरीके से ग्लूकोज की व्युत्पन्न है। और साथ ही इसमें क्रॉस लिंकिंग आप देख रहे हैं कि एमिनो एसिड बता रखे हैं, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, एलानिन। तो इस प्रकार से क्या बनती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनी होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। तो मेनली अंतर ये रहता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आपको एक पर्पल कलर का पार्ट नज़र आ रहा है, ये होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत मोटी लेयर होती है किसकी? पेप्टिडोग्लाइकेन की, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली होती है। आप देख रहे हैं उसमें 4 गुना है, इसमें ओनली एक ही लेयर बताई गई है। इसके साथ ही लिपिड का पोर्शन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लगभग नहीं पाया जाता, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड पाया जाता है। आप देख रहे हैं सबसे आउटर मेम्ब्रेन दे रखी है, जहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको सबसे नीचे वाली जो है वो तो है कोशिका झिल्ली, देख रहे हैं आप, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। और ग्राम नेगेटिव में सबसे ऊपर जो दे रखी है वो है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल का ही भाग होती है, जिसमें लिपोप्रोटीन भी पाए जाते हैं और लिपोपॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। तो लिपिड का जो पोर्शन होता है वो किस में पाया ज़्यादा मिलता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव में कम मिलता है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया possess thick cell wall containing many layers of peptidoglycan and teichoic acid। अभी यहाँ पे आपको बताया नहीं गया, लेकिन इसमें टेकोइक एसिड भी पाया जाता है। बीच में क्रॉस लिंकिंग जो होती है वो टेकोइक एसिड के द्वारा होती है। ग्राम पॉजिटिव सेल्स, in gram positive cells peptidoglycan is the outermost structure and makes up to 90% of the thick compact cell wall। 90% भाग कौन बनाता है? पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर बहुत पतली होती है, पर यहाँ पे जो होता है सेकेंड लिपिड मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन्स पाई जाती है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है सबसे ऊपर, आप देख रहे हैं ग्राम नेगेटिव में, जिसमें लिपोपॉलीसेकेराइड जो कि ग्रीन कलर के हैं और लिपोप्रोटीन जो कि आपको पर्पल कलर के नज़र आ रहे हैं, इनके साथ में एक लिपिड की लेयर पाई जाती है।
पेप्टिडोग्लाइकन मेक्स अप ओनली 5 to 20% ऑफ द सेल वॉल एंड इज़ नॉट द आउटर मोस्ट लेयर। यहाँ सबसे बाह्य जो लेयर है, परत है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। ये कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। तो ये बात हुई ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की। अब ग्राम पॉजिटिव, ग्राम शब्द कहाँ से आया? तो ये आया ग्राम स्टेनिंग की वजह से। ग्राम स्टेनिंग या प्रैक्टिकल में करेंगे भी, तो ग्राम स्टेनिंग को आप समझ लीजिए। 1884 में एक डैनिश साइंटिस्ट था, डैनिश मतलब हॉलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक स्टेन या अभिरंजन की विधि का आविष्कार किया या खोजा। उन्होंने बताया कि यदि हम बैक्टीरिया को पहले क्रिस्टल वॉलेट से स्टेन करें, अभिरंजित करें, और उसके बाद में फिर उसे वॉश करके, अल्कोहल से वॉश करके, और वापस हम अभिरंजित करें सेफ्रेनिन से, तो क्या होगा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो तो ग्राम स्टेन मतलब पर्पल कलर के ही रहेंगे, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं वो सेफ्रेनिन से स्टेन होंगे। इसका कारण क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं बिकॉज दे स्टेन ब्लू और वायलेट, ये ग्राम स्टेन से ज़्यादा स्टेन होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होते, इसलिए हम कहते हैं इसे ग्राम नेगेटिव। The walls of gram-positive bacteria have more peptidoglycan than do gram-negative bacteria. Thus, gram-positive bacteria retain the original violet dye and cannot be counterstained. तो यहाँ पे कारण यही है कि पेप्टिडोग्लाइकेन ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसी कारण ये जो ग्राम स्टेन है उससे अभिरंजित हो जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन कम होता है, इसलिए वो अभिरंजित नहीं होते। यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा कुछ स्पेशल ऐसा नहीं मिलता, जैसे सामान्य कोशिका झिल्ली होती है वैसे ही होती है। हम देखते हैं लिपिड की बाइलेयर होती है कोशिका झिल्ली में, और एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमने पढ़ा है, तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये सेलेक्टिवली परमेएबल होती है, मतलब यह सेलेक्टिवली लोगों जो भी पदार्थ होते हैं उनको सेलेक्ट करके ही अंदर पास होने देती है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि मूवमेंट करते रहते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट, आयन का ट्रांसपोर्ट करना हो, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना हो ये सब चीज़ें प्रोटीन्स करते हैं। तो ये सिंपल रहेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें लिपिड बाइलेयर आपको नज़र आ रही है, 2 लिपिड की लेयर है और उसके बीच में क्या पाए जा रहे हैं? प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसी को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम आते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिका के जो भी अंग है वो पढ़ेंगे हम सारों को नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म थोड़ा इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, देन न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जीवाणु का जो गुणसूत्र होता है जिसको हम केंद्रकाप कहते हैं वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड, देन राइबोसोम, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मेसोसोम। तो ये 5 चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म वो है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। सब्सटेंस विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी पदार्थ हैं वो सब किस में आएंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म मेनली जेल लाइक मैट्रिक्स से बना होता है, जेल की समान संरचना होती है जिसमें ज़्यादातर वाटर ही होता है, और साथ में इसमें एंजाइम, न्यूट्रिएंट्स और कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसमें राइबोसोम हो गया, क्रोमोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया, ये सब पाए जाते हैं। इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइटोप्लाज्म नॉर्मल ही रहता है, और सभी जो सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन सब जो प्रक्रियाएं होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है न्यूक्लियोइड या केंद्रकाप। जीवाणु का जो में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसे हम केंद्रकाप कहते हैं, या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्राक केंद्रक भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोइड का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और केंद्रिका भी नहीं पाई जाती। यह सिर्फ एक साइटोप्लाज्म में ही एक जगह पर जो क्रोमोसोम है वो पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस बट सिंपली एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फाउंड। वही बताया मैंने आपको। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको जीवाणु की कोशिका नज़र आ रही है,
और न्यूक्लियोइड दिख रहा है आपको कि जहाँ पे कोई केंद्रक झिल्ली केंद्रिका नहीं है, बस साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन है जो कि आपको एक पैच बताया गया, एक दवा बताया जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो ये आप देख पा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जी बैक्टीरियल क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है, तो न्यूक्लियोइड में वो साइटोप्लाज्म का पोर्शन भी आ गया जिसमें जो क्रोमोसोम है वो विद्यमान है, जबकि बैक्टीरियल डीएनए या क्रोमोसोम में क्या सिर्फ डीएनए आएगा, साइटोप्लाज्म का पोर्शन नहीं आएगा। और इसी के साथ में आप प्लाज्मिड देख पा रहे हैं। प्लाज्मिड होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, आपको बताऊंगी मैं आगे क्या होते हैं। अब हम आते हैं प्लाज्मिड में। अभी यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया कि ये पाया जाता है, जो डीएनए होता है इसका या क्रोमोसोम होता है वो डबल हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है जीवाणु के अंदर। प्लाज्मिड की हम बात करें तो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कंटेन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और वायरुलेंस। प्लाज्मिड की हम बात करें तो प्लाज्मिड में सबसे पहले हम आते हैं उसकी साइज़ पे। उसकी साइज़ 1 से 200 किलो बेस पेयर तक हो सकती है, 1 to 200 किलो बेस पेयर। और इसमें एक जीवाणु की कोशिका में प्लाज्मिड की बहुत सारी कॉपीज़ भी पाई जाती है, जैसे 1 से लेकर 700 कॉपी पाई सकती है। जबकि अगर हम बात करें बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तो वो उसकी जो साइज़ होती है वो 4000 किलो बेस पेयर के आसपास होती है। तो मतलब प्लाज्मिड बहुत छोटा होता है, परंतु इसकी मल्टीपल कॉपीज़ पाई जाती है कहाँ पे, जीवाणु की कोशिका के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आप जानते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आवश्यक कोशिकांग होते हैं। ये सामान्यतः आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। कई बार ये ग्रुप में पाए जाते हैं तो इसको हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। और ये अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये ग्रैन्युलर या कणिका के समान नज़र आते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है, मतलब वो 70S प्रकार का होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S या 80S होता है। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट से या 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक इकाई 30S सेडिमेंटेशन यूनिट वाली होती है और दूसरी 50S प्रकार की होती है, 30S और 50S। हम जानते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन यूनिट, जो कि स्वेडबर्ग ने दी थी, और इसी के आधार पे हम राइबोसोम की जो यूनिट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल सब यूनिट 30S और लार्ज सब यूनिट है 50S, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम बनाते हैं, जो कि जीवाणु के अंदर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। एक और कोशिकांग है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। ये सिर्फ जीवाणु की कोशिका में ही पाया जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनेली ऑफ बैक्टीरिया दैट अपीयर्स एज एन इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ईदर इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन और एक्सक्रीशन ऑफ एक्सोसोम। अब आपको बताएं कि मीजोसोम क्या होता है, कि जो जीवाणु में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का ही इन्वेजिनेशन, मतलब कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ कुछ इन्वेजिनेट होके या फिर कुछ लेयर्स बना देती है, कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी अति जो बोलते हैं ना हम अतिक्रमण या कुछ अतिवृद्धि बना देती है, जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। और ये सामान्यतया डीएनए रेप्लिकेशन में भी सहायता करता है, सेल डिवीजन में भी सहायता करता है, और कुछ एक्सो एंजाइम्स के एक्सक्रीशन में भी सहायता करता है। परंतु जो मेन अगर कार्य बताया जाए मेजोसोम का, तो ऐसा बताया अभी तक इसका कार्य बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा अजम्प्ट किया जाता है कि जो एक्स्ट्रा लेयर प्राप्त होती है या एक्स्ट्रा सतह प्राप्त होती है, एक्स्ट्रा सरफेस प्राप्त होती है कोशिका झिल्ली की, वो जीवाणु की श्वसन में भी सहायता करती है, क्योंकि उस सतह के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, और इस कारण मेजोसोम मेनली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगर हम डायग्राम देखें तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर पिंक कलर की सेल वॉल है, सेल वॉल के नीचे क्या दे रखी है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हो गई, अतिवृद्धि हो गई, और इस प्रकार से इसने एक संरचना बनाई जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। मीजोसोम के अंदर कुछ टिब्यूल्स भी पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, मेनली श्वसन में, सेल डिवीजन में और रेप्लिकेशन में सहायता करता है। वापस से हम पढ़ लेते हैं कि हमने कौन कौन से कोशिकांग पढ़े थे, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बाहर हमने पढ़ा था कैप्सूल, जो कि ब्लू कलर का है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेल अपेंडेजेस, जिसमें आपने पाइलस और फ्लैजिलम पढ़ा था। आप देख रहे हैं एक पाइलस है और एक फ्लैजिलम दे रखा है येलो कलर का।
उसके अंदर हमने सेल वॉल पढ़ी थी, उसके पश्चात हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी। सेल मेम्ब्रेन के बाद में हमने विभिन्न प्रकार के साइटोप्लाज्म और कोशिकांग पढ़े थे। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है, इसमें एक न्यूक्लियोइड पाया जाता है। न्यूक्लियोइड के जो होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। उसमें प्लाज्मिड पाया जाता है और इसके साथ ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मीजोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो ये है इसकी संरचना। अब इसमें एक संरचना और दे रखी है, वो है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो दे रखी है। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं या ऐसे जीवाणु जिसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलता या हरित लवक नहीं पाया जाता, तो वो कार्य भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा निर्मित कुछ पटलिकाओं या कुछ अतिवृद्धि के द्वारा होता है, जहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसको हम लैमिली आगे हम पढ़ेंगे क्रोमेटोफोर कहते हैं। प्रॉपर हरित लवक यहाँ पे नहीं पाया जाता। तो ये है फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन दे रखी है, ये भी केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु की संरचना कंप्लीट करी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीवाणुओं में पोषण या न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। धन्यवाद।